ओके, तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, कल तक हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो था इंट्रोडक्शन टू चेंज द वॉइस। क्या था? इंट्रोडक्शन टू चेंज द वॉइस। आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं इसका नाम है, कल हमने देखो हेडिंग भी डाली थी, चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। हाँ बेटा बोलो। बेटा कल का भी मैंने बना के रखा है, एक्चुअल में क्या हो गया, कल मैं आप लोगों के पेपर्स चेक करने में रह गया ना, तो मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है, तो वो अपलोड करने का रह गया, मैंने उसको एडिट वगैरह सब कर लिया है। आज आपको ऐसा समझ लो शाम तक कल का वीडियो मिल जाएगा और कल सुबह तक आज का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ओके चल। तो देखो हमारा आज का टॉपिक है चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब देखो सबसे पहले हमको समझना यह जरूरी है व्हाट इज मीन बाय असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज मीन बाय असर्टिव सेंटेंस। तो देखो असर्टिव सेंटेंस हम लोगों ने जो देखा था पहले, ठीक है, कि असर्टिव सेंटेंस एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है और इसके दो टाइप होते हैं, या तो ये अफर्मेटिव होगा या तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो या तो अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा। और इसकी स्टार्टिंग जो होती है ना, इसकी स्टार्टिंग होती है हमेशा सब्जेक्ट से। इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? सब्जेक्ट से। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग होती है हमेशा सब्जेक्ट से। लिखते लिखते इधर ध्यान दो। देखो अब जब हमने देखा कि एक्टिव वॉइस जब होता है सेंटेंस में, ठीक है, तो सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब कोई भी फॉर्म में आता है, इसलिए हमने यहां पर नंबर नहीं लिखा कि V1 है कि V2 है कि V3 है V4 है V5 है। ठीक है, हमने सिर्फ वर्ब लिखा। और रिमेनिंग सेंटेंस इस सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, इस वजह से हमने एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला में रिमेनिंग सेंटेंस भी नहीं लिखा। लेकिन जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करते हैं, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस, उसके बाद बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमको मिल जाता है यहां से, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम इस वर्ब से बना सकते हैं, रिमेनिंग सेंटेंस हमको सेंटेंस में से मिल जाता है। रिमेनिंग सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज बच जाती है वो होता है रिमेनिंग सेंटेंस। वो हमको सेंटेंस में से मिल जाता है। कभी ये सेंटेंस में होता है, कभी नहीं भी होता है। ठीक है, उसके बाद बाय हम खुद लिख सकते हैं और सब्जेक्ट भी हमको यहां सेंटेंस में से मिल जाता है। हमको जो चीज नहीं मिलती वो होता है हेल्पिंग वर्ब। हमको क्या नहीं मिलता? हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना जब हम सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव करते हैं, इसके लिए हमको मदद करता है दिए गए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का टेंस। अगर दिया गया हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो हमको पैसिव करते समय हेल्पिंग वर्ब यूज करने पड़ते हैं एम, इज, आर। अगर दिया गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है तो पैसिव करते समय हम यूज करेंगे वॉज, वेयर। अगर दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो हम यूज करेंगे विल या शॉल प्लस बी। अगर हमारा दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव करते समय हम यूज करेंगे एम, इज, आर, ये तीनों में से कोई एक, प्लस बीइंग। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है तो हम पैसिव करते समय यूज करेंगे वॉज या वेयर, दोनों में से कोई एक, प्लस बीइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का चेंज द वॉइस नहीं होता। अगर दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पैसिव में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस बीन। देखो यहां बीइंग था, यहां बीन है, बीन। ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो पैसिव करते समय हम यूज करेंगे हैड प्लस बीन। और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो हम लोग पैसिव करते समय यूज करेंगे शॉल या विल प्लस हैव प्लस बीन। तो देखो अब हम इसके एग्जाम्पल्स जब लेंगे तब आपको ये अच्छे से ध्यान में आएगा। एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम उसको पैसिव में करते हैं तो पैसिव का फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हमने देखा कि हमको मैक्सिमम चीजें तो दी गई सेंटेंस से ही मिल जाती है, हमको नहीं मिलता है तो होता है हेल्पिंग वर्ब। अब वो हेल्पिंग वर्ब हम कहां से लाएंगे, तो उसके लिए हमने ये टेबल बनाया, ठीक है। तो इस टेबल के अनुसार वो हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग यूज करेंगे। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि हम किसी सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहला एग्जांपल लेते हैं। I teach English। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, I teach English, ठीक है। सभी लोग अपने माइक बंद करो। I teach English, ठीक है। तो देखो, जब भी आप लोगों को, मैंने कहा माइक बंद करो, हाँ, जब भी आप लोगों को किसी भी सेंटेंस का वॉइस चेंज करना है तो आपको सबसे पहले देखना है वर्ब। क्या देखेंगे आप? वर्ब। और यहां हमारे सेंटेंस में वर्ब है टीच। कौन सा है? टीच। ये वर्ब के कौन से फॉर्म में है? V1 में। कौन से फॉर्म में है? V1 में। पढ़ाने का काम हो रहा है। कौन पढ़ा रहा है? I। सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस? वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो, अब इस सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो पैसिव वॉइस का हमारा फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बोलो। इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। देखो, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश। अब देखो, इसके बाद हमको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। पहले तो टेंस के अनुसार, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो, दिया गया सेंटेंस आपने ही बताया कि दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के देखो तो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं यहां पे? देखो आपके सामने है, एम या इज या आर। मतलब देखो, ये बाकी के जो है ये कट गए, ये बाकी के कट गए। अब हमको ये तीनों में से एक लेना है। अब इसमें हमारी मदद कौन करेगा? ये ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम एम लेंगे, इज लेंगे कि आर लेंगे? इज। वेरी गुड, यस, इंग्लिश इज। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, ये हेल्पिंग वर्ब भी हमने लिख दिया। अब हम पहुंच गए वर्ब के थर्ड फॉर्म पर, ठीक है। यहां है टीच। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। परसों के पेपर में मैक्सिमम लोगों ने यही गलती की है। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। देखो, मैं आपको हर एक वर्ब के 5 फॉर्म्स तो नहीं लिखा कर दे सकता, कुछ आपको भी सर्च करने पड़ेंगे, है ना। तो इंग्लिश इज टॉट, ये देखो, ये V3 भी हमने लिख दिया। अब रिमेनिंग सेंटेंस बताओ, दिए गए सेंटेंस में रिमेनिंग सेंटेंस है क्या? मैंने क्या बताया आपको? स्वरा बताओ बेटा, मैंने रिमेनिंग सेंटेंस के बारे में क्या बताया? स्वरा, उदासी, मैंने रिमेनिंग सेंटेंस के बारे में क्या बताया 2 मिनट पहले? व्हाट इज मीन बाय रिमेनिंग सेंटेंस? यस, ऋतिक। व्हाट इज मीन बाय रिमेनिंग सेंटेंस? जो बचा हुआ सेंटेंस बाकी का रह जाता वो किसके बाद? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के, है ना। सब्जेक्ट, ध्यान से सुनो बेटा सौरभ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सेंटेंस से निकालने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो होता है रिमेनिंग सेंटेंस। अब हमारा सेंटेंस ही 3 शब्दों का है, आई टीच इंग्लिश, जिसमें से एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। तो यहां रिमेनिंग सेंटेंस है क्या? नहीं है। तो
नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर दिए गए सेंटेंस में रिमेनिंग सेंटेंस है तो ही हम लिखेंगे, नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है अपने मन से। अगला सेंटेंस हम रिमेनिंग सेंटेंस वाला लेंगे तो आपको और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद आपको लगाना है, देखो बाय, आप खुद लिख सकते हो बाय, ये भी हो गया। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? आए। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आए। लेकिन कल मैंने ना आपको एक टेबल लिखा कर दिया था जिसमें प्रोनाउंस चेंज होते हैं, तो मैंने बताया था आए का क्या हो जाता है? मी। तो देखो इस सेंटेंस में ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा V3, रिमेनिंग सेंटेंस नहीं है, ये हो गया बाय और ये हो गया सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, देखो इंग्लिश इज टॉट बाय मी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बाद में लिखना, बाद में लिखना, पहले समझ लो। इंग्लिश इज टॉट बाय मी। अब आप बोलेंगे सर कि जब यहां पर दिया हुआ है आई टीच इंग्लिश, तो इसको इंग्लिश इज टॉट बाय मी करने की क्या जरूरत है? तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आई टीच इंग्लिश का मतलब होता है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मतलब मैंने यहां पर सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया, सब्जेक्ट पहले यूज किया, मतलब सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दिया, ऑब्जेक्ट पर कम जोर दिया। लेकिन जब मैंने वॉइस चेंज किया तो इस सेंटेंस का मतलब होता है इंग्लिश पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा, इंग्लिश पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा। मतलब यहां पर मैंने इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, यहां पर मैंने इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। मतलब देखो ऐसा हम क्यों करते हैं? देखो हमारे घर में शादी होती है, ठीक है, शादी जब होती है ना तो हम लोग सबसे पहले बजट लगाते हैं, भाई कितने लोगों को बुलाना है, और फिर उन लोगों के हिसाब से हम देखते हैं कि अगर हमारे मेहमान 1000 हो रहे हैं और हमको 500 लोगों को बुलाना है, तो हम जब उनको कट करते हैं ना, तो हम जिनको चूज करते हैं सबसे पहले उनको चूज करते हैं जिनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सबसे करीबी रिश्तेदार, फिर उनसे थोड़े दूर के, फिर थोड़े दूर के, फिर थोड़े दूर के, ऐसा करके ना हम लोग शुरू के 500 को लेते हैं। तो जो लोगों को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उनको हम कार्ड भी पहले पहुंचाते हैं, जिनको हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं उनको हम लोग लास्ट में कार्ड लेके आके देते हैं। तो वैसा ही जब आप सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो वो हो जाता है एक्टिव वॉइस, और जब आप ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस। तो आपको यहां तक समझ में आया क्या? इतना बताओ। पक्का? कंफर्म एकदम? चलो अब देखो हम ना एक और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएंगे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना बेटा, ग्रामर रट्टा मारने वाली या फिर याद करने वाली चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस करने वाली चीज है। ठीक है, आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ग्रामर अच्छे से आएगा। अब देखो एग्जांपल नंबर 2, जिनका लिखना रह गया है वो टेंशन मत लो, आपके लिखना खत्म होने तक मैं रफ नहीं करूंगा। एग्जांपल नंबर 2, द टीचर वॉज अटेंडिंग a meeting in the school. The teacher was attending a meeting in the school. ध्यान से इधर देखो, बाद में लिखना, पहले समझ लो। जब भी आप लोगों को चेंज द वॉइस का एग्जाम्पल आता है, सबसे पहले किसको अटैक करना है बताओ? सबसे पहले वर्ब को, वर्ब को किसको अटैक करेंगे? वर्ब को। और वो भी कैसे? अलोंग विथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ देखो यहां हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब क्या है? वॉज अटेंडिंग, और ये आईएनजी में इसलिए V4, आईएनजी में इसलिए V4। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ब वॉज अटेंडिंग। अटेंड करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? द टीचर, सब्जेक्ट।
क्या अटेंड कर रही है ये? अ मीटिंग हो गया ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये तीनों को निकालने के बाद सेंटेंस में कुछ बचा है क्या? बताओ क्या बचा? इन द स्कूल। तो ये जो इन द स्कूल है ना, ये है बेटा हमारा रिमेनिंग सेंटेंस। ये जो इन द स्कूल है ना, ये है हमारा रिमेनिंग सेंटेंस। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो देखो हमारा आंसर कैसे बनता है। और शुरू शुरू में, मतलब मैं पेपर लिखते समय की तो बात नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन जब अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एक बात ध्यान में रखना, जितने बार आप पैसिव वॉइस में इसको करते हो ना, फॉर्मूला लिखते जाओ। जैसे देखो, अब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे। पैसिव वॉइस का हमारा फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू डालेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बताओ, ऑब्जेक्ट क्या है? अ मीटिंग। अ मीटिंग, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा खत्म। अब आप मुझे ये बताओ, द टीचर वॉज अटेंडिंग अ मीटिंग। वॉज अटेंडिंग कौन सा टेंस होगा? वेरी गुड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? वॉज या वेयर प्लस बीइंग। अब देखो अ मीटिंग है, एक मीटिंग, वॉज की वेयर। वेरी गुड, अ मीटिंग वॉज, और उसके बाद बीइंग। तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब भी हमने लिख दिया। अब है हमारे V3 की बारी। यहां पर हमारा वर्ब है अटेंडिंग, इसका V3 हो जाता है अटेंडेड। अटेंडेड ईडी लग जाता है, ये V3 भी हमने लिख दिया। अब देखो हमारा रिमेनिंग सेंटेंस क्या है? इन द स्कूल। पिछले सेंटेंस में रिमेनिंग सेंटेंस नहीं था तो हमने नहीं लिखा, यहां है तो लिखना पड़ेगा। इन द स्कूल, ठीक है। तो ये रिमेनिंग सेंटेंस भी हो गया। उसके बाद बाय हम खुद लिख सकते हैं, ये बाय हमने लिख दिया। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? द टीचर। तो देखो हमारा सेंटेंस क्या बना? अ मीटिंग वॉज बीइंग अटेंडेड इन द स्कूल बाय द टीचर, जिसमें देखो ये अ मीटिंग ऑब्जेक्ट, वॉज बीइंग हेल्पिंग वर्ब, अटेंडेड V3, इन द स्कूल रिमेनिंग सेंटेंस, बाय द टीचर सब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बताओ यही फॉर्मूला आया कि नहीं? हाँ, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको ये दोनों सेंटेंसेस समझ में आए क्या? तो देखो, एक सेंटेंस लिया हमने सिंपल टेंस का, एक सेंटेंस लिया हमने सिंपल टेंस का, एक सेंटेंस लिया हमने कंटिन्यूअस टेंस का। अब तीसरा सेंटेंस लेते हैं हम परफेक्ट टेंस का, ठीक है। चलो, अब हमारा तीसरा एग्जांपल होगा परफेक्ट टेंस वाला, ठीक है। द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट will have cut the power without reason. The electric department will have cut the power without reason. इसका मतलब ये है, अब जैसे मेरे को तो गुस्सा आएगा ना, मेरा क्लास डिस्टर्ब हुआ तो मैंने वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में निकाल दिया। मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वालों ने बिना कोई वजह लाइन बंद कर दी, ठीक है।
तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताओ, ये सेंटेंस दिया, चेंज द वॉइस करना है, क्या करेंगे बोलो? वर्ब देखेंगे। बताओ तो वर्ब क्या है? विल हैव कट। कट का V1 भी कट होता है, V2 भी कट होता है और V3 भी कट होता है। यहां पर कट के थर्ड फॉर्म में क्यों? हैव के साथ आया। देखो अकेला आता तो V1 या V2 होता है, यहां पर हैव के साथ आया, इसलिए क्या होगा? ये V3 होगा। तो देखो ये हो गया हमारा वर्ब, विल हैव कट। कट करने का काम हुआ, किसने किया? द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। सब्जेक्ट, और क्या कट किया इन्होंने? द पावर, इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्जेक्ट, और क्यों? विदाउट रीजन। ये हो गया हमारा रिमेनिंग सेंटेंस। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो, अब हमको इसको इस फॉर्मूला में रखना है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहां लिख देता हूं, देखो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब जब इस फॉर्मूला में हम इसको रखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट बताओ तो क्या है? बोलो। वेरी गुड, द पावर। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। नहीं, द पावर। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब बताना तो दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस में है, मैं भूल गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन से टेंस में है। नहीं, ध्यान से देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन से टेंस में? विल है ना, विल हैव कट मतलब फ्यूचर परफेक्ट। और देखो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस के क्या हेल्पिंग वर्ब्स है? हाँ, शॉल या विल प्लस हैव प्लस बीन। यहां पे द पावर है इसलिए आ जाएगा विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन। तो देखो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। V3 ऑलरेडी कट V3 में ही है तो हम लोग कट लिख देते हैं। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस, बताओ तो क्या है रिमेनिंग सेंटेंस? विदाउट रीजन। हाँ, विदाउट रीजन, बेकारण, बिना कारण, बिना वजह। ठीक है, उसके बाद बाय। और सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा? द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। तो देखो हमारा सेंटेंस क्या बना? हमारा सेंटेंस बना द पावर विल हैव बीन कट विदाउट रीजन बाय द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, जिसमें देखो द पावर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, कट हो गया हमारा V3, विदाउट रीजन हो गया हमारा रिमेनिंग सेंटेंस, बाय, और ये सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखो हमारा आंसर बराबर आया है कि नहीं आया है। तो इस तरीके से ये हमको करना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो कल, यस, हाँ, अपना टाइम अभी खत्म होने को है। तो ये था हमारा चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके और 3 एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे चेंज द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।